अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो आपको पता है, जैसा आपको याद होगा कि हम अभी तक जो है हम 11th में दो चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो एक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और दूसरा था किनेमैटिक्स। तो किनेमैटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ना बाकी था, तो वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद रोटेशनल मोशन मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। जो मेरे पिछले लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल थे मैंने वही सबमिट किए थे आपको, मगर वहां पर बच्चों ने बोला कि सर हमने अभी सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ी, तो इसलिए मुझे सर्कुलर मोशन पे वीडियोस बनाने पड़े। तो इसलिए मैं एक तरफ से आपको सर्कुलर मोशन की वीडियोस भेज रहा हूं और दूसरी तरफ से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहां से वर्क एनर्जी एंड पावर चलेगा और वहां से रोटेशनल डायनेमिक्स चलेगा। बस 10 15 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये पेपर आपका। तो इसलिए आप भी कंटिन्यूअसली पढ़ा करें, ठीक है। तो आपका सिलेबस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं पे फिर परेशानी नहीं होगी। तो हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो यहां पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा था। तो फ्री बॉडी डायग्राम का सहारा यूज करके हम यहां पर हर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि आपको ये करना आएगा कि नहीं करना आएगा। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मगर यहां पर वही जुड़ा रहेगा जो जिसने अभी तक जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो कृपया करके पहले वही देखें, ठीक है। तो फिर यहां आ जाइएगा। तो मैं यहां पर आपको ये एक न्यूमेरिकल आया था तो आईआईटी में जेडब्ल्यू एडवांस जिसे हम बोलते हैं अब, तो उसमें आया था। चलो वही करते हैं, बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगा। आप देखिए अब कितना आसान है ये। तो कुछ इस प्रकार का था, दो पुलिस थी। कितनी? दो पुलिस, कनेक्टेड मोशन ही थी, दो पुलिस थी। चलो यहां पर मैं मानता हूं यहां पर दो पुलिस है। चलो इसको हटा ही देते हैं क्योंकि आप समझोगे कि सर क्या कर रहा है। चलो दीज आर द टू पुलिस। ये पुलिस फर्स्ट है P1 और ये P2 है। इसके ऊपर एक स्मूथ और वेटलेस रोप इसके ऊपर वाइंड की गई। तो कैसे की गई वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये एक ही रोप है, तो ये रोप है। तो अब आप बोलेंगे कि सर रोप ऐसे थोड़ी ना होगी, तो एक्चुअली क्या है वो चीज आप देख लीजिए। यहां पर एक मास कनेक्टेड था इसके साथ, उसका मास था स्मॉल m, और यहां पर भी एक और मास था, उसका भी मास था स्मॉल m, ठीक है। और यहां पर एक और मास था कनेक्टेड, उसका मास था √2m। आर यू गेटिंग मी? तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसा इन्होंने ये एग्जांपल दी है कि आपके पास दो पुलिस है, उसके ऊपर वायर है या रोप है वगैरह, और उस रोप के साथ तीन मासेस अटैच है। तो दो एंड्स पे m मास और m मास, और बीच में √2m लटका दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए ये पूरा जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, मतलब कि ये स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहना चाहिए। ये पूरा का पूरा सिस्टम ना इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए। ये ऐसी एम शेप जो यहां पर बनी इस रोप की वही बननी चाहिए, मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहिए। मगर आपने ये वाला एंगल निकालना है कि यहां पर ये एंगल कितना बनेगा, ये थीटा निकालना है हमने, या ये वाला थीटा 2 थीटा, इसमें से आपने थीटा निकालना है। ये बोल रहा है कि बताइए उस टाइम क्या एंगल थीटा बनेगा, क्या एंगल वैल्यू यहां पर रहेगा, थीटा का वैल्यू क्या रहेगा जब ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये रहना चाहिए। मैं इसका क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता हूं, मगर हम यहां पर इसको लिखते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम खाएगा। तो यहां पर ये जो दो पुलिस है इसके ऊपर ये वायर कनेक्टेड है या रोप कनेक्टेड है, तो इसके साथ तीन मासेस अटैच्ड है m2 √2m। तो ये बोल रहा है कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो बताइए किस एंगल पे ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे होंगी, ये वर्टिकल एंगल कितना होना चाहिए उस टाइम। तो आप क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे,
सब बॉडीज को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फ्री बॉडीज डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और हमें सब कुछ निकल के आ जाएगा। मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक ही वायर रोप है, एक ही रोप है, ये सारे की सारी एक ही रोप है, तो एक ही टेंशन रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। डू यू नो व्हाई? क्योंकि उस पे लेक्चर दिया मैंने, व्हेन टेंशन रिमेन्स सेम इन द वायर या इन द रोप, रोप में कब टेंशन सेम रहता है, वो सारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि ये बोल रहा है ये स्मूथ है, ये इनएक्सटेंसिबल है, और ये जो रोप है दिस इज वेटलेस। तो आपको पता है कि जब ये चीजें होगी तो तब टेंशन हर जगह सेम होगा। चलो हम पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इसकी नहीं बनाएंगे। आप बोलेंगे क्यों? बिकॉज these are both same mass, are you getting me? and हमने एक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगी तो दूसरे की होगी, तो फिर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? तो दो ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसकी और इसकी, क्योंकि जो इसकी होगी वही इसकी भी होगी। तो चलो देख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम। स्मॉल मास की फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी? आपको पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम किसे कहते हैं? बॉडी को आइसोलेट करिएगा, उसके बाद इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को लो, मगर ये वो फोर्सेस नहीं लेना जो ये किसी और पे अप्लाई कर रहा है, क्योंकि जब उनकी बारी आ जाएगी तब उन पे फोर्सेस देंगे, ठीक है? चलो ये एम मास लेते हैं इधर, ठीक है? ये मैंने मास एम लिया, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, तो आपको पता है कि रोप के साथ कनेक्टेड है तो टेंशन आ जाएगा, और मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। कांटेक्ट में नहीं है तो कंडक्टिव फोर्स नहीं आ जाएगा। आपने सब कॉमन फोर्सेस पढ़े हैं, तो मुझे पता है इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। मास है तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी तो वेट लग जाएगा, वेट W1 लिखेंगे, वो किसके बराबर होगा? mg, ठीक है? बहुत अच्छा। और ये रोप के साथ अटैच्ड है तो टेंशन होगा, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या लेते हैं हम? पुल, द डायरेक्शन ऑफ द पुल फ्रॉम द बॉडी। तो इस बॉडी का पुल किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ तो पुश होगा, तो इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग जाएगा, T। चलो इधर हम टेंशन की डायरेक्शन लेते हैं, ये पुल्ली पे लगेगा ये टेंशन M मास पे लगेगा, ये टेंशन ये अलोंग ये इस पे लगेगा, किस पे? √2m पे, और ये वाला टेंशन किस पे लगेगा? पुल्ली पे। तो ये वाला टेंशन जो लगेगा वो √2m पे लगेगा, और ये वाला टेंशन जो लगेगा वो पुल्ली पे लगेगा, और ये वाला टेंशन जो लगेगा ये M मास पे लगेगा, और ये वाला टेंशन जो लगेगा वो पुल्ली P1 पे लगेगा। हर जगह T ही रहेगा। Are you getting me? क्योंकि आपको पता है कि ये जो रोप है दिस इज मासलेस एंड इट इज इनएक्सटेंसिबल। तो यही दो फोर्सेस है। तो ये बोल रहा है कि ये जो है ये किस में रहना चाहिए? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि एक बॉडी अगर स्टैटिक होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। तो करिए अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई। तो एज पर N2LOM Newton's second law of motion, F net is equivalent to mass into acceleration। मगर ये चीज याद रखिए कि F net जो होता है, मुझे लगता है कि आपको दिखाई नहीं देगा, F net मैं बोल्ड कर देता हूं इसको, is equivalent to mass into acceleration। यही होता है ना न्यूटन सेकंड लॉ। पर ये चीज याद रखेगा, न्यूटन सेकंड लॉ along a particular axis लगता है। तो यहां पर हमारे पास वर्टिकल एक्सिस, तो along वर्टिकल एक्सिस लेते हैं। तो F net तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव लेंगे तो T आएगा, नीचे की तरफ वेट लग रहा है तो -mg आ जाएगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बताइए इसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? 0। डू यू नो व्हाई? बिकॉज़ दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो जब भी इक्विलिब्रियम में होगी तो एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। तो 0 इंटू मास तो 0 होगा, तो टेंशन पता चल गया। तो टेंशन जो है वो mg के बराबर निकलेगा। तो इधर जो टेंशन है वो भी पता चल गया, इधर जो टेंशन है mg हर जगह टेंशन mg होगा, ठीक है? तो इसको पैक कर लेंगे। तो इधर मैं लिखता हूं, एक चीज मैंने निकाला कि टेंशन जो रूप में है वो mg के बराबर निकला, ठीक है? अब चलेंगे दूसरे बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे। तो अब किसकी फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे? अब लेंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ √2m। जो √2m वाली बॉडी है तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, ये वाली। तो FBD ऑफ √2m, ठीक है? तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इसको अलग थलग कर दो
तो √2m इधर बैठा है, ठीक है। तो इधर से एक टेंशन पड़ेगा, T होगा, ठीक है, और इधर से एक और टेंशन पड़ेगा, T होगा, क्योंकि यही फोर्सेस लग रहे हैं ना। तो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, उनको ही लेना है। तो टेंशन इसमें, टेंशन इसमें, और इसका मास है √2m, तो नीचे की तरफ वेट लग जाएगा। तो W2 वो किसके बराबर होगा? मास। मास कितना है? √2m इंटू जी। तो √2m इसका मास है, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हो गया वेट। अब आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ, तो यहां पर ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल 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 वर्टिकल, उसके साथ ही एंगल थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा। तो ये भी माशाल्लाह थीटा होगा, ये थीटा है, तो यही हमने निकालना है। आरकेडी में बहुत अच्छा। और कोई फोर्स पड़ रहा है इस पे? नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही है। क्योंकि आपको पता है टेंशन की डायरेक्शन, टेंशन किसके अलोंग लगता है? अलोंग द लेंथ ऑफ द फ्लेक्सिबल मीडियम। रोप के अलोंग लगेगा, लेंथ के अलोंग लगेगा। तो लेंथ इस डायरेक्शन में, तो इस पे पुल इस डायरेक्शन में होगा, इस पे पुल इस डायरेक्शन। कोई बोलेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ तो रस्सी आई नहीं, समझ में आया? बहुत अच्छा। तो अब मुझे एक बात बता, वेट किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो हम इन टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ जब अप्लाई करते हैं वो अलग पर्टिकुलर एक्सिस लगता है। तो अगर मैं ये वाली एक्सिस लूं, ये वाली एक्सिस लूं, तो एक ही फोर्स लग रहा है, इसका भी लग रहा है, इसका कंपोनेंट लग रहा है। थीटा कंपोनेंट इसका है, कॉस कंपोनेंट। तो इस टी को टेंशन को क्या करेंगे? रिजॉल्व। एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर, एक जाएगा ना इधर, एक जाएगा ऊपर। मैं इस वाले टेंशन को पहले रिजॉल्व कर रहा हूं। तो थीटा जिसके साथ ये बनाएगा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट जाता है? कॉस कंपोनेंट। तो अगर ये टी है तो इधर कौन सा जाएगा? टी कॉस थीटा। तो इधर कौन सा जाएगा? टी साइन थीटा। Am I right? तो अब इस टी वाले को, इस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे। समझ में आ? रिजॉल्व क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक्सिस के अलग न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो अगर टेंशन टी इस डायरेक्शन में टी है, तो थीटा इसके साथ बना रहा है, तो थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। तो ये टी है, तो इधर क्या जाएगा? इधर एक और टी कॉस थीटा आ जाएगा। वो इस वाले का एक कंपोनेंट जाएगा। तो इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? और रिजोल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है। तो टी साइन ऑफ थीटा, माशाल्लाह, टी साइन ऑफ थीटा इधर, टी साइन ऑफ थीटा इधर। दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, हैज गॉट कैंसल्ड, किल्ड, एनकाउंटर ओवर। समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स भी नहीं लेना है और ये टेंशन भी नहीं लेना है। Am I right or not? तो अब हम ये वाले लेंगे। तो इस डायरेक्शन में, जो वर्टिकल डायरेक्शन में, उसमें टी कॉस थीटा लग रहा है और टी कॉस थीटा लग रहा है। आ रही है ठीक में? क्योंकि और जो लग रहा है वेट लग रहा है नीचे की ओर अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस, यही लग रहा है ना। तो यही फोर्सेस अलोंग टू वर्टिकल एक्सिस लग रहे हैं। तो यहां पर अब न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? एफ नेट इज इक्विवेलेंट टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। बट ये जो बॉडी है किसमें है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये भी इक्विलिब्रियम है तो एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? 0। बहुत अच्छा। तो माशाल्लाह एफ नेट, तो टी कॉस थीटा ऊपर की ओर अलोंग पर्टिकुलर वर्टिकल एक्सिस लेंगे यहां पर, क्योंकि मैंने आपको बोला जब भी न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है तो अलोंग पर्टिकुलर एक्सिस अप्लाई करते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर रिजॉल्व किया टेंशन को। तो एक टी कॉस थीटा ऊपर, इसका भी टी कॉस थीटा ऊपर। तो वर्टिकल एक्सिस में दो आ गए ऊपर की ओर और एक वेट आ गया नीचे की ओर। तो लिख लीजिए ऊपर की ओर क्या क्या आएगा? तो टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, क्योंकि दोनों फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस डब्ल्यू वेट, वो कितना है? √2mg, ये नीचे की ओर लग रहा है, इज इक्वल टू, यही है ना नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वो तो 0 होगा बिकॉज इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। मुझे दर्द भी है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी कर रहा हूं, ठीक है। तो टी कॉस थीटा कितना हो गया? 2t cos थीटा, ठीक है। तो 2t cos थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो √2mg। इस टी को हमने यहां पर कितने वेरिएबल्स है? 2, थीटा और टी। तो 2 इक्वेशन चाहिए माशाल्लाह। तो एक तो हमने पहले ही निकाल के रखी है, टी किसके बराबर? mg के बराबर। हमने थीटा निकालना है, यही थीटा निकालना है ना, तो थीटा निकालेंगे 2, टी के बदले क्या लिखेंगे? mg, 2mg cos थीटा। कोई घर में ये ना बोले कि सर ने ये टी के बदले mg कहां से लाया, ये यहां से लाया, ठीक है, जो हमने पहले इक्वेशन करी। तो मुझे लगता है कि ये mg और ये mg गया, उधर जाके डिवाइड बनेगा और कट जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या बचा? यहां बचा 2 cos थीटा इज इक्वल टू √2।
तो cos थीटा इज इक्वल टू √2/2। एम राइट? तो जब आप इसकी रैशनलाइजेशन करोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है √x/x इज इक्वल टू 1/√x और x/√x इज इक्वल टू √x बाय रैशनलाइजेशन। अगर ऊपर डिवाइड होगा तो ऊपर रूट होगा तो नीचे आ जाएगा, अगर नीचे होगा तो ऊपर। मगर इसकी प्रीकंडीशन ये है कि दोनों पे x इसके साथ होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस चीज का यूज करके यहां पर बता दीजिए √2/2 किसके बराबर होगा? 1/√2। ठीक है, 1/√2। बताइए, हमने cos थीटा नहीं निकलना है, हमने थीटा निकलना है। तो cos थीटा किसके बराबर निकला? अब आपको 1/√2 के बराबर। अगर cos थीटा 1/√2 के बराबर निकला तो बताइए थीटा किसके बराबर होगा? आपको पता है कि cos थीटा को cos थीटा ही लिखेंगे 1/√2। बताइए किस एंगल पे cos का जो वैल्यू है वो 1/√2 आता है? 45 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे cos ऑफ 45। मैंने बहुत सुंदरता से इसको किया, cos एंड cos गहन। तो आप यही मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और अगर रेडियंस की बात करेंगे तो π/4 रेडियंस। आ रही रीडिंग में? तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल यहां पर बनना चाहिए वो 45 डिग्री बनना चाहिए, यहां π/4 रेडियंस बनना चाहिए, तब जाके ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको नोट डाउन करें तो वीडियो को पॉज करके इस चीज को उतारिएगा। चलो यहां पर हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं कि वो कुछ इस प्रकार का है। मैं देखूंगा आपको ये आएगा कि नहीं। चलो, ये मेरे पास एक फिक्स्ड वॉल है या सीलिंग है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया है मैंने? तो यहां पर मैंने 2 रोप्स लेके आया मैं। तो उन 2 रोप्स के साथ मैंने एक बॉडी को अटैच किया। सपोज इस बॉडी का मास है m। सपोज ये एंगल बना रही है इसके साथ अल्फा। कितना बना रही है? अल्फा। और ये यहां पर बना रही है एंगल बीटा। कितना बना रही है? बीटा। तो ये जो रोप है वो ये वाली नहीं है। दीज आर 2 डिफरेंट रोप्स। तो चलो, इसमें जो टेंशन होगा वो आपको पता है कि वो डिफरेंट होगा, और इसमें जो टेंशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो चलो, इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है, क्योंकि आपको पता है कि एपियर ऑफ पुलिंग फोर्स इज नोन एज टेंशन। ठीक है, तो अब मुझे एक बार बताओ, आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अल्फा बीटा तो पता है हमें कि अल्फा एंगल कितना है, बीटा कितना है। इन 2 रोप्स में टेंशन निकालिएगा। ये जो बॉडी यहां पर ये स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम में है। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो 0 होगी इसकी। तो आपने निकालना है T1 और T2। फाइंड T1 एंड T2। फाइंड T1 एंड T2, यानी कि आपने इनमें टेंशन निकालना है। तो आप क्या करेंगे? आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, खत्म बात। एम आई राइट? बहुत अच्छा। चलो, क्या करेंगे यहां पर एक काम करेंगे, यहां पर इस m मास की क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो FBD ऑफ m, इस मास की क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी? देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम से ही आते हैं। तो ये इसका मास m है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, तो वेट लग जाएगा नीचे की ओर, वो हो गया mg। क्लियर? बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। तो इधर की तरफ एक टेंशन लग रहा है। चलो, इधर की तरफ पुल है ना, पुल को लेते हैं। तो वो है T2। एक तो ये फोर्स लग रहा है, दूसरा लग रहा है इस दिशा में, वो है कितना? T1। यही 2 फोर्स लग रहे हैं। हाँ, यही लग रहे हैं। मगर आपको पता है कि न्यूटन ने सेकंड लॉ जब भी अप्लाई करेंगे, यही है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, तो वो अलग पर्टिकुलर एक्सिस होगी। तो इसका मतलब कि इन 2 फोर्सेस को, इन 2 टेंशंस को, T1 एंड T2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व कैसे करते हैं? तो हम सिंपल जियोमेट्री का उपयोग करेंगे। यहां पर अगर ये अल्फा होगा, तो अगर मैं यहां पर एक एक्सिस लूंगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्या बोल रहे हैं इनको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी अल्फा है। तो अगर ये बीटा है तो ये भी कितना होगा? ये बीटा होगा। आपको पता है थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। तो अगर ये अब कितना एंगल बन रहा है, ये मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सी होगी? ये हमारी वाई एक्सिस है। तो इसलिए मैं डॉटेड बना रहा हूं इनको। तो अब देखेंगे अराउंड द पर्टिकुलर एक्सिस कौन कौन सा लग रहा है। तो ये एंगल कितना बना है यहां पर? ये बनेगा बीटा।
डू यू नो भाई मैंने इनको रिजॉल्व क्यों किया? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस अप्लाई करते हैं, तो ये पर्टिकुलर एक्सिस पे नहीं लग रहे, वेट लग रहा है वाई एक्सिस की ओर, ये लग रहा है इन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये भी इन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसलिए रिजॉल्व करेंगे इसको। अगर ये T2 है तो बीटा है इसके साथ, तो इस एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, तो इसके साथ कॉस कंपोनेंट जाएगा, क्योंकि जिसके साथ ये एंगल बनाएगा उसके अलोंग कॉस कंपोनेंट जाता है। तो ये T2 है, तो इधर क्या जाएगा? इधर जाएगा इसका कंपोनेंट, उसको बोलेंगे T2 कॉस ऑफ बीटा। मुझे एक बात बता, इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा इसका? क्योंकि इसके दो कंपोनेंट जाएंगे, एक इधर एक ऊपर, तो इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, तो T2 साइन ऑफ बीटा। ठीक है, तो अब इसको मिटा देंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसके बदले ये दो आ गए। तो अब ये भी कितना एंगल होगा? एज फॉर दिस फिगर इज कंसर्न्ड अल्फा। ठीक है, तो अगर ये T1 है तो यहां से क्या जाएगा? यहां से जाएगा, बिकॉज थीटा कंपोनेंट कॉल्ड कॉस कंपोनेंट, तो यहां से जाएगा T1 कॉस ऑफ अल्फा। तो ऊपर कौन सा जाएगा? ऊपर एक और कंपोनेंट आएगा T1 साइन ऑफ अल्फा। तो इसको मिटा देंगे। अब आर्गेटिक में समझ में आया कि मैंने क्या किया? मैंने ये जो दो फोर्सेस है, दो टेंशन लग रहे थे, मैंने उनको रिजॉल्व किया। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लिया और वाई एक्सिस का कंपोनेंट लिया। मुझे एक बात बता, इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही समय पे दोनों एक्सिस पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने में थोड़ी परेशानी होगी आपको, तो इसलिए इनको ब्रेक किया मैंने, इनको रिजॉल्व किया। तो ये बॉडी किसमें है? ये रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0, मतलब कि अलोंग वाई एक्सिस भी 0 होगी और अलोंग एक्स एक्सिस भी 0 होगी। बहुत अच्छा, तो यहां पर लिखूंगा अप्लाइंग, अरे क्या लिखेंगे? अप्लाइंग न्यूटन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? एफ नेट इज इक्वल टू, रुको एक सेकंड, अप्लाइंग लिखिए। अब अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस अप्लाई होता है, तो ये वाली एक्सिस लेनी पड़ेगी। तो वो क्या बोलता है? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। बताइए, जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे तो वर्टिकल एक्सिस वाले जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको नहीं लेना पड़ेगा। तो ये लग रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। T2 कॉस ऑफ बीटा, T2 कॉस ऑफ बीटा। ये लग रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस T1 कॉस ऑफ अल्फा। ऐसे ही लेना, मैं आपको वचन देता हूं, आपको कहीं पे परेशानी नहीं होगी अगर आप ऐसे ही चलेंगे। जो पॉजिटिव डायरेक्शन में उनको पॉजिटिव, जो नेगेटिव डायरेक्शन में उनको नेगेटिव लेंगे। तो T2 कॉस ऑफ बीटा पॉजिटिव है, T1 कॉस ऑफ अल्फा नेगेटिव है, तो कोई फोर्स और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में नहीं, तो इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0, तो ये 0 के बराबर होगा। तो यहां पर T2 कॉस ऑफ बीटा किसके बराबर निकला? ये उधर जाएगा तो T1 कॉस ऑफ अल्फा। तो T2 को निकालिए, एक T2 को निकालिए, एक टेंशन को निकालिए, वो बनेगा T1 कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, इसको पैक करिएगा, आगे काम आ जाएगा, क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले यूज किया है। तो मैंने यहां से T2 को निकाला है। T2 किसके बराबर निकला? T1 कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बीटा। इसको याद रखिएगा, आगे काम आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी बोल रहा है कि याद रखिएगा। अब क्या लेंगे? अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, मगर अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग अभी तक लिया। तो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अब न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। वो क्या बोलता है? वो बोलता है एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मगर ये होगी एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस। अरे जब रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन अलोंग एनी एक्सिस इज 0। तो एफ नेट, तो अपवर्ड डायरेक्शन में पहले देख लो, T2 साइन ऑफ बीटा पॉजिटिव लेंगे, T2 साइन ऑफ बीटा, ये भी ऊपर की ही तरफ, प्लस T1 साइन ऑफ अल्फा, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, हाँ वेट नीचे की ओर, माइनस mg। ये किसके बराबर होना चाहिए? अब ये इसको मिटाऊंगा, ये पूरा का पूरा फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0, तो जब एक्सेलरेशन 0 है तो मास इंटू एक्सेलरेशन 0 बनेगा।
ठीक है, इधर वैल्यू दे रहा हूं। तो यहां से आप T2 का वैल्यू पुट करिएगा, T1 cos ऑफ अल्फा बाय बीटा, तो इधर पुट करिए, जल्दी आ जाएगा। T2 के बदले क्या लिखेंगे, T1 cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय cos ऑफ बीटा, ये मैंने T2 के बदले लिखा। फिर क्या है, साइन ऑफ बीटा प्लस इधर क्या है, T1 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो mg बनेगा। आप बोलेंगे कि सर क्यों इसको भगा दिया, क्योंकि यहाँ पर T1 एक ही वेरिएबल आ रहा, तो T1 का आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखिए T1 को कॉमन निकालेंगे, तो T1 निकला, तो अंदर क्या बचा, cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बनेगा cos ऑफ बीटा, cos ऑफ बीटा साइन ऑफ अल्फा, मगर अब दोनों को डिवाइड हो जाएगा cos ऑफ बीटा। आर गेटिंग में मैंने क्या किया, बहुत अच्छा, मैंने यहां पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इधर कुछ नहीं है, 1 है ना, तो cos अल्फा इंटू साइन बीटा 1 हो गया यही, तो साइन अल्फा इंटू cos बीटा हो गया, cos बीटा इंटू साइन अल्फा, T1 तो पहली बार निकाला था, cos बीटा 1 इंटू cos बीटा 1, समझ में आया। तो T1 जो है यहां पर, मुझे लगता है कि आपको फार्मूला याद आ गई, इसको ऐसे भी लिखेंगे, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। अरे देखिए, साइन ए मैंने बीटा को बोला, cos b प्लस cos a साइन b, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ना साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ a प्लस b, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर साइन a प्लस b किसके बराबर होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो यहां पर वही फार्मूला यूज होगी, तो वही है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, वो हो गया साइन a प्लस b, साइन a होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये मत समझना कि ये कहां से लाया सर ने, तो cos बीटा डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा mg cos ऑफ बीटा, मगर हमने T1 निकालना है, तो T1 निकल के आ जाएगा किसके बराबर, mg cos ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, समझ में आया। तो ये जो T1 निकला हमारा, ये किसके बराबर निकला, T1 इज इक्वल टू mg cos ऑफ बीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत अच्छा। अब आप बोलेंगे कि सर अल्फा बीटा तो पता नहीं, अरे वो तो वैल्यूज गिवन है पहले, तो वो इधर पुट करिएगा तो आपको T1 निकलेगा। अब T2 निकालना है, तो T1 का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करके इसमें डालिएगा, तो वो तो मैं इधर लिखूंगा। तो अब जो यहां से T1 निकला उसका वैल्यू यहां पुट करेंगे और हमें T2 भी निकलेगा। तो अब देखते हैं T2 किसके, क्योंकि हमने टेंशन निकालना था। तो नाउ T2 जो है किसके बराबर आ जाएगा, नाउ T2 इज इक्वल टू T1, T1 के बदले क्या लिखेंगे, mg cos ऑफ बीटा, mg cos ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हो गया T1 इंटू cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय cos ऑफ बीटा। समझ में आया, क्योंकि मैंने T1 निकाला तो T1 यहां से निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट किया, तो वो वैल्यू इधर T1 लिखा, तो बाकी जो है वो इसके साथ cos बीटा एंड cos बीटा गॉन। तो T2 जो निकला वो किसके बराबर निकला, mg cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब इस चीज को आप मुंह जबान याद रखिएगा। तो जिसके साथ ये अल्फा बना रहा है, जिसके साथ ये अल्फा बना रहा है, उसके अलावा T1 निकल रहा है तो उसके साथ cos बीटा आ रहा है, और जिसके साथ ये बीटा बना रहा है तो उसके साथ T2 है, मगर उसके साथ ये अल्फा बना रहा है इन द एंड, जो आपने याद रखना है। तो mg cos ऑफ बीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू mg cos ऑफ बीटा है ना, तो ये निकलेगा आपको T1, और cos ऑफ अल्फा जो होगा वो निकलेगा आपको T2। देखिए cos ऑफ अल्फा है तो T2 निकलेगा, और cos ऑफ बीटा होगा तो T1 निकलेगा, डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा बीटा, उधर भी है इधर भी है। आर यू गेटिंग मी? तो आप एक काम करिएगा, या आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को आप उतार सकते हैं, मगर
मैं यहां पर आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप अब खुद भी कोशिश करिएगा। जितने भी जो भी मैंने न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी आपको दी है, तो आप न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी का यूज करके आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो अब अगर मैं ज्यादा न्यूमेरिकल्स करूंगा, आपको पता है कि हमने आगे भी पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है अभी, तो आप न्यूमेरिकल्स पे और क्वेश्चंस करिएगा, न्यूमेरिकल्स और करिएगा, तो फिर आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो क्योंकि जब आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रोसीजर दे दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो आपको कहीं पे परेशानी नहीं होगी। तो अब इसके क्वेश्चंस क्या है वो मैं फेसबुक पे जो मेरा ग्रुप है इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस, या पेज भी जो है इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस, तो वहां पे इसके क्वेश्चंस दूंगा। तो वीडियो में तो आपको पता ही है सोल्यूशन है कि कैसे समझा मैंने, तो मैं आपको ये व्हाट्सएप पे करूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप भी इस पे कोशिश करिएगा, तो आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे तो व्हाट्सएप करिएगा या कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, तो मैं वो सॉल्व करके दूंगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।